नमस्कार दोस्तों। यूं तो आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें ईरान का अटैक इसराइल पे दिखाया गया होगा। इसराइल की राजधानी जेरूसलम है, ईरान की तेहरान। तो ये जो आप फ्लैग देख रहे हैं, ये है अपने ईरान का फ्लैग और ये इसराइल का फ्लैग। खैर, 13 तारीख की रात को या हम कहेंगे 14 तारीख की सुबह को ईरान ने इसराइल पे घातक हमला बोला, तकरीबन 400 मिसाइल व ड्रोन सभी लेके। और वहीं इसराइल के पास आयरन डोम एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, और यहां पे इनके प्रोटेक्शन में ऐसे कुछ मिसाइलें लगी हुई हैं। ये क्या करते हैं, आसमान में ही जो ईरान की आ रही थी मिसाइलें, उनको आसमान में ही फोड़ दे रहे थे। तो इनका प्रोटेक्शन डिवाइस आयरन डोम काफी अच्छा है। खैर, आइए ये जानते हैं ये हमला हुआ क्यों। तो इस हमले का सबसे बड़ा कारण था कि कुछ दिन पहले 1 अप्रैल को इसराइल ने क्या किया, सीरिया के दमस्कस, वहां की राजधानी है, वहां पे इन्होंने जो इसराइल का कॉन्सुलेट था वहां पे इन्होंने मिसाइल छोड़ दी, जिसके अंदर वरिष्ठ कमांडर मोहम्मद रजा जहीदी और ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हदी रहीमी शामिल थे, जिनकी वहां मृत्यु हो जाती है। ये ईरान के टॉप कमांडर्स हैं। उसके बाद क्या होता है, इसी का रिटेलिएशन, कोई ये जो वार है इन दोनों के बीच में, ये जो मिसाइलें ईरान ने लॉन्च की है, तो इनका कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, सिर्फ ये रिटेलिएशन में हुआ है, सिर्फ रिटेलिएशन में कुछ जिसे कहते हैं बदला। और बदले की भावना रखना एक अपने आप में ही बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं कि शक्ति बन जाती है अंदर ही अंदर, और अंदर अंदर आदमी को खोखला भी करता रहता है। ये जहां आपस में देश इतने बड़े बड़े हैं, वहां पे अगर बदले की भावना कोई देश दूसरे के प्रति रख रहा है तो वाकई में बहुत ही गहरा सोचने वाली चीज है। खैर, अगर आप इस मैप को देखेंगे तो इस मैप में आप बिल्कुल सही से देख सकते हैं, ये पूरा एशिया का मैप है, पूरा एशिया। और इसमें ये वेस्ट एशिया है और इसमें अपना साउथ ईस्ट एशिया। खैर, अभी हम इसकी बात करते हैं, इस मुद्दे को। आपका ईरान यहां है और ये है आपका इसराइल। ईरान ने जो मिसाइल छोड़ी, इराक होते हुए या सीरिया होते हुए इसराइल के अंदर घुसती हैं, लेकिन यहां आयरन डोम के होने की वजह से सारी मिसाइलें यहीं पर निस्तो नाबूद कर दी जाती हैं। खैर, जो कहर इसराइल ने यहां गाजा पट्टी में मचाया था, अब यहां जूम किया हुआ है इसी मैप को, आप ये देखिए, जो ये इसराइल है, इसी ने ही जो गाजा पट्टी यहां है, जो इन्होंने यहां नरसंहार किया था, पूरी दुनिया उसको जानती है, पूरी दुनिया उससे वाकिफ है इससे क्या हुआ। और साथ ही पड़ोसी मुल्क सीरिया में भी इन्होंने दमस्कस में 1 अप्रैल को जो मिसाइल मारी, उससे ईरानियन टॉप ऑफिशियल्स की डेथ हो जाती है। खैर, जाइए अब इस पे आते हैं कि ईरान और इसराइल के पड़ोसी देश कौन कौन किसके साथ हैं। तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं, खासकर यहां पर इस्लामिक कंट्रीज हैं और इस्लामिक कंट्रीज का साथ देंगी, लेकिन कहीं हद तक ऐसा यहां नहीं है। जैसे लेबनान ने साफ मना कर दिया है ईरान को कि हम इस लड़ाई में आपके साथ नहीं देखे, इन्होंने इसराइल की तरफ झुकाव किया है। वहीं सऊदी अरेबिया, इराक और ईरान का पुराना लेना देना है, ये आपस में सिया सुन्नी वाली इनकी चलती रहती है लड़ाई। तो इराक का भी बहुत ही मुश्किल है ईरान की तरफ जाना। ये तो सीधा सीधा कह रहा है भैया हमें यूएन का वेट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आए और यहाँ शांति स्थापित करें, हम नहीं लड़ेंगे। सेम इनका भी यही कहना है कि हम भी भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वेट करेंगे। वहीं यूएसए चाहे तो अपने युद्धपोत यहां लगा सकता है, यहां लगा सकता है, यहां लगा सकता है, और पूरे इस वॉर पे निगरानी रख सकता है। खैर, यूएस का स्टैंड अभी तक ये आ गया है कि यूएस कह रहा है कि हम आपकी तरफ, मतलब यूएस का झुकाव हमेशा इसराइल की तरफ रहा है। तो यूएसए ने इसराइल को बोला कि हम आपका बदला लेने में सहायता नहीं करेंगे, हम आपको हथियार सप्लाई कर देंगे पर बदला लेने में सहायता नहीं करेंगे। मतलब सैन्य बल आपको नहीं देंगे, लेकिन हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ टेक्नोलॉजी आपको देंगे और टेक्नोलॉजी के साथ हम आपको देंगे वेपन्स देंगे। वहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संडे को समीक्षा बैठक बैठती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, साथ में G7 कंट्रीज भी। अब ये समीक्षा बैठक में कहते हैं कि इस वार को आगे ना बढ़ने दिया जाए, जैसे तैसे इसको खत्म किया जाए। और खैर, ग्रुप 7 में ये 7 कंट्रीज हैं, जिसमें आपके यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापान, ये सभी अगर आप कंट्रीज को देखेंगे, ये खासकर प्रो हैं। प्रो मतलब इंक्लाइंड मतलब साथ देना। तकरीबन इनका जो झुकाव है जिसे कहेंगे, वो इसराइल की तरफ है।
अब जब भैया इनका झुकाव इसराइल की तरफ है, तो आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशन या G7 इनकी कही हुई या थोपी हुई बात ईरान कभी मानेगा? कभी नहीं। क्योंकि धीरे धीरे यूएन की वैल्यू आप देखो तो डाउनग्रेड होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। क्योंकि चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो रशिया के साथ, या फिर मिडिल ईस्ट में और भी कंट्रीज का युद्ध हो, चाहे सूडान में दिक्कतें चल रही हों या कहीं पर भी, तो यूनाइटेड नेशन का जो रेलेवेंस है धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है। इधर चाइना, इंडिया या चाइना, वियतनाम, ये सब सभी कंट्रीज में अब के यूनाइटेड नेशन कुछ भी कहता है, ये सब कंट्रीज को इतनी तवज्जो देती नहीं है। वहीं पर इंडिया क्या कहता है, इंडिया का स्टैंड क्या है? तो हमारे माननीय एस जयशंकर जी का कहना है कि हमारे रिश्ते दोनों के साथ बड़े अच्छे संबंध है, चाहे वो ईरान हो या इजराइल हो। तो ऐसे स्थिति में इंडिया का है कि स्टेटस को जिसे बोलते हैं, मतलब सामान्य दृष्टि बनाए रखना, कि ना तो इनकी तरफ बोलना ना उनकी तरफ बोलना। क्योंकि अगर इंडिया किसी की तरफ भी बोलता है तो आने वाला समय इंडिया के लिए काफी भयभीतमय होगा। यानी इंडिया का चाहे ट्रेड ले लो या टेक्नोलॉजी ले लो, फिर इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है ईरान से और टेक्नोलॉजी बहुत सारी देता है हमें इजराइल। तो इस दृष्टिकोण में इंडिया नहीं चाहेगा क्योंकि इनके रिश्ते दोनों से खराब हो। खैर, इसका असर 3 चीजों पर मूलतः हमें पड़ने वाला है। पहला, हमारे लोग जो वहां रह रहे हैं। दूसरा, आर्थिक हित में। तीसरा, रणनीतिक जरूरतें जो कि हर देश से दूसरे देश में रहती हैं। अब कुछ लोग अटकलें लगा रहे हैं कि ईरान और इजराइल में ताकतवर कौन है। खैर, आज की ताकत सिर्फ निर्भर यह नहीं करती आप कितने बड़े देश हैं। हो सकता है इतना छोटे से देश भी आपके ऊपर भारी पड़ जाए, क्योंकि सबसे बड़ी आज के टाइम अब जो वार है वो सैन्य बल से ज्यादा आपकी रह गई है केमिकल वेपन्स, टेक्नोलॉजी। जिसकी जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी, केमिकल वेपन्स, तो उतना अच्छा उनका, जितनी अच्छी जिनके पास टेक्नोलॉजी या केमिकल वेपन्स, वो उतने मजबूत देश। खैर, लोग कहते हैं मोसाड एक बहुत अच्छी इंटेलिजेंस है इसराइल की जो सब पे भारी पड़ती है। अरे, आप ईरान को भी कम मत समझिए, न्यूक्लियर इनके पास भी है, न्यूक्लियर इनके पास भी है। ऐसे कंडीशन में सब अटकले ये भी लगा रहे हैं क्या वर्ल्ड वार 3 होगा? तो वर्ल्ड वार 3 हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता। खैर, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी पूरी वीडियो देखिए, अंत में आपको जरूर एक बहुत ही अच्छा बताएंगे कि क्या लोग जो अटकलें लगा रहे हैं वर्ल्ड वार की, ये है भी, ये सिर्फ लोग अटकलें ही लगाते जा रहे हैं इसके बारे में। खैर, मनी कंट्रोल का एक सर्वे ये कहता है कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीना, 1 मंथ अगर चल गया, तो जो क्रूड ऑयल हमको अभी इस टाइम 100 बैरल के नीचे मिल रहा है, वो 100 बैरल के ऊपर मिलेगा, 100 बैरल डॉलर के ऊपर मिलेगा। जिससे क्या होगा भाई, क्रूड ऑयल महंगा होगा, उसकी रिफाइनरिंग महंगी होगी, फिर पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा। अब डीजल महंगा होगा भाई, ट्रक वाले डीजल खरीदेंगे, पेट्रोल खरीदेंगे। उससे क्या होगा, कोई सामान कहीं पहुंचेगा, उसका इंपैक्ट सीधा फूड प्राइसेस पे आएगा, और फूड प्राइसेस पे आएगा तो सब्जियों पे आएगा, सब्जियों पे, इन सब पे आखिरकार क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो इन्हीं सबको देखते हुए कि कोई भी देश यह नहीं चाहता है कि ये ज्यादा दिन युद्ध चले, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आप देख ही चुके कैसे इसका इंपैक्ट पूरा विश्व झेल रहा है अभी तक। तो चाइना का इस पे स्टैंड ये है, चाइना ने सीधा बोला कि हमें ये डीपली कंसर्न है, इनको भी बहुत ही दुख है, और इस चीज को ये भी बहुत ही तहे दिल से देख रहे हैं क्या हो क्या रहा है दोनों के बीच में, चाहे इसराइल या ईरान, दोनों की। और खैर, इस समय अगर विश्व में कोई शांति स्थापित कर सकता है दोनों के बीच में, मध्यस्थता कर सकता है दोनों के बीच में, तो वो है चाइना। क्योंकि चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसके दोनों के साथ रिश्ते ठीक है, चाहे वो इसराइल हो या फिर ईरान हो। वही बात हम यूएसए की करें तो यूएसए शुरू से ही इसराइल के इंक्लाइंड रहा है। ये हमेशा किसके इंक्लाइंड रहा है? इसराइल के। अब जिसको पता है कि हाँ भाई हमारे, अब ईरान को पता है कि शुरू से ही यूएसए इसराइल के इंक्लाइंड रहा है, तो ये कभी मध्यस्थता इनको करने नहीं देगा। तो यही चाइनीज बाबा, ये हमारे शी जिनपिंग, इन्हीं के हाथों में है इस शांति स्थापित करके करवा सके मध्यस्थता करके। नहीं तो इस वार का खामियाजा पूरा विश्व किस प्रकार भुगतेगा ये हम और आप नहीं जानते। क्योंकि देखिए, युद्ध में कभी भी किसी का भला नहीं हुआ, सरकारें लड़ती हैं, जान जाती है वहां के लोगों की। तो यहां पे कुछ लोग यही पूछते हैं, आर वी हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड वर्ल्ड वार? भाई, एक्सपर्ट्स की अपनी राय देते हैं, कुछ भी देते हैं, लेकिन हम बता दें, थर्ड वर्ल्ड वार
मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है, और होगा तो हम और आपकी जनरेशन उसको नहीं देख पाएंगे। रीजन क्या है? थर्ड वर्ल्ड वार एक ही कारण से होगा, जो कि बहुत पहले डार्विन ने बता दिया था। उस सबसे बड़ा कारण क्या होगा उसका? वाटर। वाटर की स्कैरसिटी, वाटर की स्कैरसिटी ही थर्ड वर्ल्ड वार कराएगी। खैर, मुद्दे से भटकने ना, ये तो इसी में यह होता है कि रशिया यूक्रेन, चाहे देखिए रशिया यूक्रेन का वार हो या चाहे गाजा का ये पार्ट जिसको इसराइल ने बर्बाद कर दिया पूरी तरह, जैसे हमने अभी पीछे बात की थी, तो पूरी तरह बात की, जिसको पूरा देश ने, पूरे विश्व ने इसको देखा, तो इसराइल ईरान का क्या हाल करेगा? क्या वो बदला दोबारा लेगा या नहीं लेगा? मध्यस्थता करके यूएन या यूएसए, चाइना, इंडिया, ये सब मध्यस्थता करके इसको रोक लेंगे। खैर, ये तो जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा यूएसए इस पे क्या स्टैंड उसका रहता है, क्या बदलता है, और इसराइल क्या शांति के साथ इस युद्ध को खत्म होने देगा, क्योंकि युद्ध 1 महीने से ज्यादा चला तो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी रहेगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो।